खाना बदोश लोग आम तौर पर शहरी लोगों को पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में शहर के लोग हरीस, बद इखलाक और इंतहाई खुद परस्त होते हैं। शहरी आबादियाँ भी खाना बदोशों को हैवानों की सतह से बालातर नहीं समझते। इन दोनों ही ग्रुपों के दरमियान लाशऊरी तौर पर बेगानगी और बेएतनाई का रिश्ता कायम रहता है। ज़िंदगी के बारे में भी उनका रवैया एक दूसरे के साथ ज़्यादा मेल नहीं खाता। शायद इसीलिए जोगी अक्सर औकात अपने डेरे शहर से ज़रा हट कर किसी सुनसान मकाम पर लगाते हैं। कुछ अरसा हुआ कि मैं सांगड़ ज़िला के अंदरूनी देहात में एक दोस्त से मिलने गया। रास्ते में दूर एक जानब कुछ गधे चरते हुए नजर आए। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम उस जानब मुड़ गए। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि जिन झाड़ियों में गधे नजर आ रहे थे वो झाड़ियां नहीं थी, बल्कि जोगियों के डेरे थे, जो इस तरह बनाए गए थे जैसे कोई फौज दुश्मन के तोपखाना या हवाई हमले से छुपने के लिए बनाती है। सूखी घास फूस और झाड़ियों से बने ये डेरे एक गोल दायरे पर मुहित दूर तक फैले हुए थे। मौसम सर्द था और खनक हवा तेज झकड़ों में चल रही थी, क्योंकि एक रात कबल इस इलाके में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई थी। बस्ती के चारों तरफ थोर और सीम की वजह से हर तरफ पानी भरा था। करीब जाने पर मैंने देखा कि जोगियों के डेरे लिहाफ और देगर गर्म कपड़ों के लवाजमात से बिल्कुल खाली थे। ऐसी सूरत में उन जोगियों ने बारिश की सर्द रात कैसे बसर की, ये अमर मेरे लिए देर तक मुअम्मा बना रहा। इतने में काली और चमकीली आंखों वाले चंद बच्चे मेरे गिर्द जमा हो गए। उनका शोर सुनकर कुछ जोगी भी बाहर निकल आए और राम राम करके हम वहीं ज़मीन पर बैठकर खुश गप्पियाँ करने लगे। मैं चूँकि थोड़ी बहुत मारवाड़ी ज़बान बोल लेता हूँ, इसलिए जोगियों से मेल जोल बढ़ाने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। थरपारकर में उमरकोट और अखीराज के मकाम पर जोगियों की दो बड़ी बस्तियां हैं। उन जोगियों ने लोअर सिंध के इलाके को चंद सेकेड़ों में बांट रखा है। मौसम सर्दा की आमद के वक़्त उनके छोटे छोटे जत्थे अपने मुतअय्यन शुदा रास्तों पर सालाना गश्त की सूरत में निकल पड़ते हैं और फिर एक बड़े दायरे की शक्ल में उनकी ये फेरी बिल आखिर आइंदा सावन की बारिशों के वक़्त फिर से उमरकोट और अखीराज पर आकर ख़त्म होती है, जहां मिलजुल कर फिर से वो एक कबीला बन जाते हैं। साल भर के शिकवे शिकायत और लड़ाई झगड़े तय होते हैं। ज़रूरत महसूस हो तो फिर से नए सरदार का चुनाव करते हैं और फिर साल भर की कमाई से अपने लड़के लड़कियों की ब्याह शादी करते हैं या मरण परन की रस्म अदा करते हैं और सावन के खात्मे पर मौसम सरमा की आमद के साथ फिर से बिछड़ कर छोटी छोटी टुकड़ियों में अपनी अपनी राह लेते हैं। कुछ टुकड़ियां हंगलाज और गवादर का तवाफ़ करके वापस आती हैं। कुछ जोगी ईरान और दीगर अरब ममालिक तक जाकर वापस आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कई सालों बाद वापस आते हैं या फिर कभी वापस नहीं आते। अगर कोई अहले दिल जोगियों से ये सवाल करे कि वो जहरीले सांपों को कंधों पर उठाए, दुख और दर्द भरी कठिन ज़िंदगी अपनाए, बीन के लट्ठे और लहरिएदार सुरों से रूह की दुनिया गरमाए, इतनी लगन और बंधन के साथ इतनी दूर दूर तक कुपों मारे मारे फिरते हैं, तो जोगी इस सवाल का कोई जवाब काबिल कबूल नहीं दे पाते। हकीकत ये है कि इस सवाल के सही जवाब के लिए हमें अपनी कम से कम 5000 साल पुरानी तारीख की पचीदा या ढकी छुपी समाजी, सकाफती और माशी
बुनियादों पर मबनी नस्ली गुत्थियों को सुलझाना पड़ेगा। जब तक इस तारीखी सच्चाई को खोद कर गड़े मुर्दे की तरह निकाला नहीं जाएगा और जब तक इंसान के साथ इंसाफ नहीं होगा, वो इसी तरह तलाश में दर बदर भटकता और रुलता रहेगा, मगर मसालहत नहीं करेगा। मगर ये देखते हुए कि जोगी कितने धीरज मजाज, बा अखलाक, पुरअमन, दिलकश और फनकाराना शख्सियत के मालिक होते हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ज़माना कदीम में उनका ताल्लुक़ किसी तरक्की याफ्ता तहज़ीब व सकाफ़त से ज़रूर था और इस अमर की निशानदही उनके रंगदार लिबासों, खूबसूरत और नफीस ज़ेवरात, लोक कथाओं और रूह परवर गीतों से भी साफ अयां है। इत्तफाक से बारिश की रात बस्ती में एक बच्चा पैदा हुआ था, लिहाजा उसी शाम वो उसकी खुशी मनाने वाले थे। इस तरह खुशी के इस मौका पर मैं उनका बिन बुलाया मेहमान बन गया। सपेरे जब अपने लिए नाचें गाएं और बीन बजाएं तो बात ही कुछ और होती है। ऐसे माहौल में वो सांपों की बजाय खुद को मैसूर करना पसंद करते हैं। सर्द और अंधेरी रात का तिलस्म तोड़ने की सही में वो एक खुले मैदान में आग का बड़ा सा अलाव जलाकर उसके गिर्द जमा हो गए। दूर किसी अंधेरे कोने से उल्लू की एक खौफनाक चीख ने सनसान जंगल में महफल की शुरुआत करने का ऐलान किया। उसके फौरन बाद मेरे जोगी ने मुंह फुलाकर बीन पर फड़कता सा सर निकाला। चौड़ी चकली छाती वाले चांदी ने डफली बजाकर उसका साथ दिया और समा बांधा। अर्जुन, जो दुबला पतला सांवला कोई 10 साल का लड़का था, बीन के सामने आलती पालती मारकर गाने के लिए बैठा तो बिल्कुल नाग लग रहा था। अर्जुन ने बाएं कान में उंगलियां ठोंसकर बीन और डफली के साथ आवाज मिलाकर ऊंचे सुर में एक गीत अलापा। बोल बिलाशुबा राजस्थानी थे और जैसे जैसे बीन के सर लहरिये की सूरत में थरथराते हुए तेज हुए और अर्तआश को पहुंचे तो सपेरे जोगी वाह वाह की आवाजें निकालते ना सिर्फ झूमने लगे बल्कि इर्द गिर्द की फिजा मस्ती में मदहोश और नाचती हुई महसूस हुई। बहरे और गूंगे सांप अपनी पिटारियों में बुलंद पड़े थे और किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मिस्री जोगी, जो कबीले का सरदार था, बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ मजमे के बीच गैर मामूली संजीदगी के साथ बैठा था। जैसे जैसे चांदी और अर्जुन ने बोल दोहराए तो मैंने चंद एक बोल पकड़ लेने की कोशिश की थी। रात को देर तक महफिल गर्मी रही और उन्होंने बहुत से गीत सुनाए। ज़्यादातर ये गीत औरत की तन्हाई और उसके दुखों के बारे में थे, जो उसे घर बार और कबीले से दूर ससुराल में झीलने पड़ते हैं। मेहंदी नाम के एक गीत में बहुत ही मिठास, जाज़बियत और रूमानियत थी। औरतों के बारे में इतने दुख भरे गीत गाने के बावजूद सपेरों की इन महफिलों में औरत के लिए कोई जगह ना थी। इस अरसा में औरतें अलग थलग डेरों में घर का काम निपटाती रहीं। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि सपेरे जब दिन भर बीन बजाते दूर निकल जाते हैं तो डेरे और बच्चे औरतें ही संभालती हैं। जहां एक तरफ उनकी औरतें हसीन और जाज़ब नज़र आती हैं तो दूसरी तरफ डेरे हर वक्त सिंध की बड़ी बड़ी जागीरों से घिरे हुए होते हैं और जागीरदारों की नज़रें जोगी औरतों की तरफ शादो नादर ही हवस से खाली उठती हैं। बहरहाल जब आधी रात को ये महफिल ख़त्म हुई तो जोगियों और सांपों के बीच में मैंने भी बकिया रात उनसे खुश गपियाँ करते गुजारी। सुबह हुई तो मैंने देखा एक डेरे के सामने एक बड़ा सा सफ़ेद कुत्ता खड़ा है और एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकता था, उस कुत्ते का सहारा लेकर खड़ा हुआ है। और कुत्ता भी यूं साकत खड़ा था जैसे उसको एहसास हो कि अगर वो ज़रा भी हिला तो बच्चा गिर जाएगा। जोगी और कुत्ते की ज़िंदगी के दरमियान कितनी बारीक सी लकीर थी।
सांप तो जैसे उनके सर का जेवर थे। पतले सांप को नाक में डालकर मुंह के रास्ते बाहर निकालना तो उनका मामूली सा करतब था। इंसान और हैवान के दरमियान फितरी और हसीन इम्तजाज सिर्फ जोगियों के डेरों में ही नजर आता है।